नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, नशा। कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सुनते हैं नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवाय और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें हो जाया करती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु, खून चूसने वाले जोंक और वृक्षों के चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू बहुत कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते ही रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाया करता था और लगने वाली बात कह जाता था, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने कभी उसे गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता। अमीरों में जो एक बेदर्दीपना और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी तो उसे जरा से भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब के दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए भी न थे और न ही घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल आया। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को जी भी न चाहता था। इसीलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। इसके साथ ही उसने कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को तो बहुत बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं तो जमींदारों का पता ही न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरे वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने यूं ही दे दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला।
यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा तक नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम ढंग से नहीं करते। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह तुम अपने नौकरों को भी रोज 8 आने इनाम में दे दिया करो तो शायद इससे भी ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो तुम क्या समझते हो कि यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में घुल मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, 2nd क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई मैं कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कुछ कह रहे हो। तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ लौट आया होता था। अब कि मैं इन्हें घसीट कर लाया हूं। इनके घर से तो कई तार आ चुके, पर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट तार था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उनका जवाब इनकारी ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवाय कुछ और नहीं पहनते। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहा जाए कि राजा है राजा, 2.5 लाख सालाना की रियायत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए गए हो। राम हरख बोले, अमीरों में ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले अंगुली दबा लेते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौंधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे, और फिर उन्होंने 10 लाख रुपए देकर एक कॉलेज खुलवा दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे बहुत हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं। हाँ, लड़क पर मैं कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहां देखा तो 2 कौलारस घोड़े हमारे लिए तैयार थे। मेरी तो जान निकल गई। सवार हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी ने पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना मैं शायद हाथ पैर तुड़वाकर ही लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं। एक हाथी भी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर में सभी लोग मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो गए हो यार, क्यों मेरी मिट्टी पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा,
इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है, वरना सीधे मुंह बात भी नहीं करते। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा दे। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मटर गश्ती और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंचने पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आ गया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति ही अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ाई करेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता। कभी नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कभी मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कभी पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, तो कभी शतरंज पर जमे हुए हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा हमें घेरे रहता था। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना ही काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े हैं। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर हो गया था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा सी भी देरी होने न पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय आ गया है। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर कर दिया गया था। ईश्वरी भले ही अपने हाथों अपना बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा न लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई होगी। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि याद किया होगा। ईश्वरी भी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव वियोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ पहुंचे। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं कि लैंप तो जलवा दूं? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ गुजर कैसे होता है। मेरे यहाँ तो घंटे भर भी निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, पर महात्मा गांधी का परम भक्त, महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यह सुराज हो जाए तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई। जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने की सिवाय और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं।
जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके असामियों के नाम लिखा देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन तक से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हमें छोड़ने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई के साथ खेला। अपनी कुबरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक के हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत तो उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ईश्वरी ने तो वहां भी अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बहुत बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। बड़े छोटे सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर ही बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो यूं ही हवा कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला ही दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारता तो दिखा देता। क्या कसूर क्या किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी, खिड़की पर जरा सांस लेने को खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल ही खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है साहब, जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।